के लिए और इक्वेटोरियल के लिए अलग अलग बात किया था। आज बात करेंगे एक इसका मैं जनरल फार्मूला आपको बता देता हूँ जो कि दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक जनरल फार्मूला रहेगा ये। मान लेते हैं हमारे पास एक डाइपोल है जिसका 2a है, इनके बीच का डिस्टेंस, इसके मिड पॉइंट से बालक r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, और ये थीटा एंगल बनाया है, थीटा एंगल पे है। ठीक है, तो पॉइंट P पे देखो बालक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा, ये P इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन r क्यूब। सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन r क्यूब। ये एक जनरल इक्वेशन होता है या जनरल फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। ठीक है, अब देखो कैसे इसका यूज करेंगे। ये दिख रहा है पॉइंट आपको इस केस में, अगर हम एक्सियल के लिए बात करें तो इस पॉइंट को कहां होना पड़ेगा, कहीं इस एक्सिस के अलॉन्ग होना चाहिए, कहीं यहां, यही बात किए थे। ये पॉइंट यहां पे आ जाए उसके लिए थीटा क्या होना पड़ेगा, 0। एक्सियल के केस में थीटा क्या होना पड़ेगा। अब अगर थीटा को 0 करो, देखो थीटा 0 हो गया तो cos 0 कितना, 1। ठीक है, तो ये 3 मिला केवल, 3 + 1 कितना, 4 रूट से बाहर आया कितना, 2p/r³ मिल गया एक्सियल के लिए। इक्वेटोरियल के लिए बालक ये पॉइंट कहीं इधर होना, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो थीटा क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री। अब तो cos 90 क्या होता है, 0, तो ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, सिर्फ रूट में 1 मिला है, रूट में 1 बाहर आएगा, 1 मिलेगा तो सिर्फ p मिलेगा, तो p/r³ हो गया क्या इक्वेटोरियल का भी कंसेप्ट। हमारा बात समझ में। तो आप इस फार्मूले से बाकी दोनों आप कर सकते हैं अगर आपको नहीं याद है तो। चलिए नोट करिए तुरंत। क्या हुआ, हाँ हाँ हो गया बालक। बोलो बोलो भाई, जल्दी बोलो। हो गया, अच्छा ठीक है। सॉरी, पूरा मिटा दे। आगे बात करेंगे बालक, अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएं तो क्या होगा, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ भाई, क्या हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं ये किसके बराबर है, ई के बराबर है, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हैं। मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज रहा और यहाँ पे कोई माइनस क्यू चार्ज है। ठीक,
और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बालक? 2a के बराबर है। इसके बराबर है 2a के बराबर। ठीक है, तो देखो क्या होगा। अभी आ गया, देखो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया है। थोड़ा आप ऑब्जर्व करते हैं कि इस पे क्या क्या होगा। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब ऐसे समझो, अब इन दोनों को थोड़ा अलग अलग बात करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आया है तो क्या होगा? उसे फोर्स लगेगा। कितना? QE, यही पढ़े हैं। किस डायरेक्शन में लगेगा भाई? किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। तो इस वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा कहीं इधर। F किसके बराबर आएगा? QE के बराबर आएगा। क्लियर है? अच्छा, यहां पे निगेटिव चार्ज है, इस पे भी फोर्स लगेगा क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। कितना लगेगा? QE के बराबर। किधर? अपोजिट डायरेक्शन में। ये फोर्स लगा F इक्वल टू क्या? ये बात आप पहले से जानते हो कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो देखो अब ये समझो पूरा एक डाइपोल। अब डाइपोल की बात करते हैं, इस सिस्टम की बात करते हैं। इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। तो क्या होगा इस डाइपोल का? ये डाइपोल क्या करेगा? रोटेट करेगा, क्योंकि ये वाला फोर्स इसको इधर रोटेट कराना चाहेगा और ये वाला फोर्स इसको इधर रोटेट कराना चाहेगा। तो ये इस तरीके से क्या करेगा बालक? रोटेट करेगा। और जब ये रोटेट करेगा तो इसमें क्या करेगा? ओए क्या, तुम सीधे आओ पहले, बैठे। इस पे पैर कहीं और रखे पड़े हो, देख रहे हैं। तो ऐसा है क्या? मतलब ऐसा डिस्कशन है? नहीं तो उसको ये बात बता रहे थे, यही बात बता रहे थे, पैर लड़ रहा है। अरे क्या? दूसरी बात? तो क्लास के बाद ये सब किया करो। अरे नहीं, मतलब बोले पढ़ के आएगा और क्या है, तो बताया आंसर ना उसको बोले, मतलब क्या पढ़ के आएगा? थोड़ा एक्सप्लेन करो। देखो, अब बालक ये जब रोटेट करेगा तो इस पे टॉर्क क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? टॉर्क। टॉर्क बताओ, पढ़े हो? पढ़े यार। ऐसी पढ़ाई क्या मतलब है? आज हाँ, मतलब 7 महीने बाद हर चीज भूल जाते हो। कब करेंगे भाई आप? CVT के एग्जाम के बाद? चलिए, टॉर्क पढ़े होगे बालक, तो इसमें क्या क्रिएट होगा? यहाँ पे टॉर्क। अब टॉर्क की बात करें तो टॉर्क किसके बराबर होता है? देखो, फोर्स इनटू क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर समझ में आ रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा। अब कोई भी एक्सिस आप मान सकते हो, तब मैं डायरेक्ट करूंगा थोड़ा सा। टाउ इज इक्वल टू बालक, फोर्स देखो QE होता है। क्या होता है? QE। फोर्स तो QE लग रहा है, इनटू डिस्टेंस की बात करें बालक, तो मान लेते हैं अगर ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है तो ये मान लेते हैं कुछ, ये डाइपोल है बालक, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है, ये यहां से कितना एंगल मान लेते हैं, कितना एंगल बना रहा है? थीटा। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर आएगा कंपोनेंट, कितना आएगा बताओ? एक तो इधर आएगा कितना? 2a cos थीटा, इधर कितना जाएगा? 2a sin थीटा। मान लेते हैं अगर इसके अबाउट रोटेट कर रहा है तो यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 2a sin थीटा। इनटू क्या करेंगे? 2a sin थीटा। अब थोड़ा इसको बनाओ, तो टाउ इज इक्वल टू देखो Q इंटू 2a e sin थीटा लिख सकते हैं। अब Q इंटू 2a क्या बताएगा हमको? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताएगा। तो इसको P लिख सकते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? PE sin थीटा। सही है क्या? तो यही होता है हमारा टॉर्क। किसके बराबर होता है? PE sin थीटा के। ठीक है, आ रहा समझ में? थीटा किसके बीच एंगल होता है बालक? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, यहां पे। या इसी को अगर मैं वेक्टर के टर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? वेक्टर टाउ इज इक्वल टू
इज इक्वल टू, इसको लिखा जाएगा P क्रॉस E। जैसे पढ़े हो ए बी साइन थीटा को क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी, वैसे पी साइन थीटा को क्या बोला जाएगा, पी क्रॉस ई। चलिए हो गया क्या, आगे देखिए तब बालक क्या करेंगे। अब कुछ केस पढ़ते हैं। देखो केस 1 बात करते हैं। इफ सपोज करते हैं थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0। थीटा अगर 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा बालक कि P जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो पैरेलल होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड। तब टॉर्क कितना लगेगा, तो टाउ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, P साइन 0। अब बताइए साइन 0 की वैल्यू कितना, तो टॉर्क क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो तब क्या ये रोटेट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि टॉर्क क्या हो गया है 0। टॉर्क ही है जो इसको रोटेट कराने का काम करता है। दूसरा केस देखिए, सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। अब देखो क्या लिखेंगे, तो टाउ इज इक्वल टू लिखा जाएगा PE cos 90। cos 90 कितना होता, सॉरी हाँ ठीक है, सॉरी साइन 90, हाँ सॉरी साइन 90। अब साइन 90 कितना होता है बालक 1, तो ये कितना मिलेगा PE। और ये बालक जो होता है ये मैक्सिमम टॉर्क होता है, क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क होता है। आगे देखिए, तीसरा, इफ थीटा इज इक्वल टू बालक 180 हो जाए। 180 का मतलब क्या होगा, एंटी पैरेलल होंगे, क्या क्या होंगे, एंटी पैरेलल। तो इस केस में देखो टॉर्क कितना होगा, PE साइन 180। साइन 180 कितना होता है भाई, साइन 180 की वैल्यू कितना कितना, क्या होगा 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो मिनिमम टॉर्क कितना हो सकता है 0, यही होगा मिनिमम। मैक्सिमम कितना हो सकता है PE के बराबर हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब तुम्हारे माइंड में आया कि 0 पे थीटा अगर पैरेलल हो रहे हैं तब भी 0 हो रहा है, मतलब ये रोटेट नहीं करेगा। और 180 हो रहा है तब भी टॉर्क क्या हो रहा है 0 हो रहा है, मतलब तब भी रोटेट नहीं करेगा। तो इस केस को बालक अगर देखो टॉर्क 0 है, या भाई ये दोनों पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट, तो इस केस को बोला जाता है बालक स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में भी टॉर्क 0 है लेकिन दोनों क्या एंटी पैरेलल है, तब भी बालक किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। इस केस को बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
क्योंकि इस केस में बालक जो हमारा डाइपोल होता है वो वाइब्रेट करता है, रोटेट नहीं करता है, क्या करता है, वाइब्रेट करता है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोला गया है, और उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल। तो तुमसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम में बताइए इनके बीच एंगल कितना होगा, या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बताइए कितना एंगल होगा, ठीक है। या डायरेक्ट टॉर्क पूछ लेगा भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में टॉर्क कितना होगा, ठीक है। तो ये बात है, स्टेबल का मतलब थीटा 0 रहेगा और अनस्टेबल का मतलब थीटा 180 रहेगा, बाकी आप निकाल सकते हैं इजीली। बोलो क्लियर है? यस। गुड, मिटा दें। वह बालक आगे देखो बात करेंगे। अब जब ये रोटेट करेगा तो इसको रोटेट कराने का काम कौन कर रहा है, फोर्स कर रहा है। रोटेट कौन करा रहा है, फोर्स। इसका मतलब ये हुआ बालक कि इस पे कुछ ना कुछ काम किया जा रहा होगा। वो काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। कौन कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो रोटेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है और फोर्स इसको रोटेट कराने का काम कर रहा है। तब हमको निकालना है इस पे कितना वर्क डन होगा। या अब देखो जब ये रोटेट करेगा तो इसके अंदर एक एनर्जी भी स्टोर होगी जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और स्टोर्ड एनर्जी को ही पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और यही वर्क डन के बराबर होता है, ठीक है। तो अगला हेडिंग रहेगा, डायग्राम यही रहेगा, कुछ नहीं चेंज करना है। तो बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी भी इसको बोलेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। या इसी को क्या बोला जाएगा, स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। अब यहां पे देखो बालक ये रोटेट कर रहा है, तो मान लेते हैं पहले इनिशियली हमारा डाइपोल ऐसे रहा होगा, किसी एंगल θ1 पे रहा होगा, कितने पे रहा होगा, किसी एंगल θ1 पे। बाद में कुछ टाइम बाद रोटेट करके किसी एंगल θ2 तक आया होगा, तो इसको कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा इस पे। तो कितना वर्क डन होगा बता सकते हैं आप? अब वैसे पढ़े हो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है ना। वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो लेकिन वो कब होता है, जब बॉडी लीनियर मोशन करता है। क्या करता है, लीनियर मोशन, तब वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां बॉडी क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तब वर्क डन किसके बराबर होगा। तो इस केस में जो वर्क डन होगा बालक, हम बहुत स्मॉल एंगल की बात करते हैं, तो इस केस में जो वर्क डन हमारा होता है वो टॉर्क इंटू थीटा क्या बताता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क को बालक मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, हिंदी में इसको बल आघूर्ण बोला जाता है। तो वहां पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां क्या होता है रोटेशनल केस में, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो टॉर्क तो हमने पढ़ रखा है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसी एंगल θ1 से लेकर के θ, मान लेते हैं इनिशियली किसी एंगल θ1 पे था, बाद में रोटेट कितने एंगल तक आया, θ2 तक, सपोज करते हैं यही आया। तब हमारा जो फाइनल आंसर आता है वर्क डन का बालक, ये आता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। कितना वर्क डन आता है, PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये हमारा वर्क डन होता है।
अब हम लोग जो पढ़ते हैं इसका बालक एक स्पेशल केस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक स्पेशल केस पढ़ते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा डाइपोल है पहले कुछ इस तरीके से रहेगा, परपेंडिकुलर पूरा। कितना रहेगा? परपेंडिकुलर 90। तो इस केस में बालक जो पढ़ते हैं इफ θ1 किसके बराबर हो जाए? 90 के बराबर हो जाए ऐसे। अब ये रोटेट करके किसी एंगल थीटा तक आएगा और θ2 तक किसके बराबर हो जाए? किसी एंगल थीटा पे हो। हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं यही वाला पढ़ते हैं। ये पहले से मान के चलते हैं कि पहले डाइपोल कैसे है? परपेंडिकुलर है, बाद में रोटेट करके किसी एंगल पे आएगा ये। ठीक है, तो यहां रखो थोड़ा सा, देखो वर्गमूल किसके बराबर आता है? PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, cos 90 कितना? 0। तो ये खत्म, मिला क्या? माइनस PE cos θ, यही वर्गमूल के बराबर होगा और यही कि इसी को क्या बोला जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो आपसे वर्गमूल पूछे या पोटेंशियल एनर्जी पूछे, पोटेंशियल एनर्जी को यू से दिखाते हैं तो यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस PE cos θ। ठीक है, अच्छा और इसको क्या लिखा जा सकता है? देखो यू इज इक्वल टू माइनस वेक्टर में लिखा है तो माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। जैसे पढ़े हो कि AB cos θ को A डॉट B लिखते हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B लिखा जा सकता है। उसी तरीके से PE cos θ को क्या लिखेंगे? वेक्टर P डॉट वेक्टर E, माइनस साइन के साथ है। ठीक है, नोट करिए। चलिए तो आगे चला जाए। आगे फिर से बालक इसमें केस पढ़ लेते हैं हम लोग। अरे बोलो, बताएं कि ना बताएं? इतना सन्नाटे में क्यों रहते हो? तो बोलते हैं ना, बोला करे तो बोला करो हाँ या ना, जो भी, हमेशा हाँ बोला करो। नहाए नहीं हो ना? भाई बोलो। बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। इसलिए बोल रहे हैं। तो कहाँ से समझ में आएगा? बहुत संबंध है। देखो आज चेंज हो गया ना, अब कल जो पढ़ाए थे आज वही चीज पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे हैं ना? मतलब पढ़ाई उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है? बिल्कुल है। देखो नहा के आओ तो कितना अच्छा लगता है, एकदम मन एकदम खुशी खुशी रहता है। ये नहाना फालतू काम है? मैं बोला था ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन नहा भी लेना चाहिए। क्यों? कल तो मैं बोला था नहीं नहाना चाहिए, कल तो मैं बोला था नहीं नहाना चाहिए। नहीं तो नहीं नहाना चाहिए, आप बोले थे कि मतलब ठंडी वंडी लग जाएगा इसलिए नहीं नहाना चाहिए। चलिए, ये आप हमारी बातों का मान रखते हैं, इसके लिए मैं आपका आभार रहूंगा। तो फिलहाल ये नोट हो गया। चलिए आगे चलते हैं बालक, इसमें भी केस पढ़ते हैं। फाइनली फॉर्मूला हमको क्या मिला? माइनस P डॉट E या फिर माइनस PE cos θ। अब देखो क्या करेंगे, फिर से वही केस, इफ θ इज इक्वल टू क्या हो जाए? 0 डिग्री। ठीक है, तब क्या होगा? देखो u इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस PE cos 0। अरे लिखोगे कि नहीं? cos 0 का वैल्यू कितना? तो u कितना मिलेगा? माइनस PE मिलेगा क्या? अब दूसरा केस देखो, इफ θ इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए
तब u कितना मिलेगा बालक, माइनस पी कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, 0। तो तब क्या मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी हमको, 0। क्या कर रहा है, कहानी सुना रहा हूं मैं, हैं? बड़ी माँ मारेंगे बेटा। आगे देखो, थीटा इज इक्वल टू अगर 180 हो जाए तो u इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस पी कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है, -1। तब u क्या मिलेगा बालक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, p। तो देखो, अगर मैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पूछूं तो कितना, -p। मैक्सिमम पूछूं तो कितना, pe। चलो इसी को चेंज करते हैं। अब बताइए स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में वर्क डन कितना, आप पढ़े थे अभी मैंने थोड़ी देर, स्टेबल इक्विलिब्रियम केस में थीटा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री के लिए कितना आया है, -p। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए वर्क डन कितना, p। अनस्टेबल के लिए कितना है, आप एंगल पढ़े हो 180 पढ़े हो। तो ये दोनों को रिलेट कर लेना, ठीक है चीजों को, क्योंकि आपसे डायरेक्ट नहीं, थोड़ा घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। डायरेक्ट आपको एंगल नहीं देकर क्या बोल सकता है, स्टेबल या फिर अनस्टेबल। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कब स्टेबल का केस होता है और कब अनस्टेबल का केस होता है। चलिए, ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, ये चौथा केस और ये पांचवा केस। किस केस में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा और किस केस में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, पांचों में से बताइए थोड़ा। तो इसको मिटा दे क्या, फाइव और, चलिए जल्दी जल्दी बताइए पांचों केस में, बताइए किस केस में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन होगा और किस केस में मिनिमम होगा, जल्दी निकालिए। मैक्सिमम होगा केस नंबर 5 में, मिनिमम होगा केस नंबर 4 में। मैक्सिमम किस में है, 5 वाले 5 में मैक्सिमम है, और मिनिमम किस में है,
अभी हम 4 वाले 4 वाले में। और कोई बताइए बालक। तो देखो, अगर मैक्सिमम या मिनिमम पूछे तो हमको कुछ करना नहीं है। मैक्सिमम कब मिला था जब एंगल क्या था 180। तो वाला केस देखिए पहले, 180 किस में केस में था। तो आपको पहले डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेना चाहिए, क्या होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसमें देखो डाइपोल में डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा P का डायरेक्शन होगा क्या, इसमें कितना एंगल है 90 डिग्री। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना 0 होगा। आ रहा समझ में, दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 0। तो इसके लिए U क्या मिल गया बालक 0 मिल गया। इसके लिए बालक देखो ये होगा डाइपोल का डायरेक्शन P, कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी -P cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2, तो -P/2। आ रहा समझ में। इसके लिए निकालना होगा तब कितना होगा। अब देखो ये डाइपोल का डायरेक्शन हुआ, डाइपोल मोमेंट का होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना है 30 डिग्री। तो फॉर्मूला लगाएंगे U इक्वल टू क्या पढ़े हैं -P cos 30 कितना होता है √3/। फोर्थ केस में देखिए क्या ये डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का, इनके बीच एंगल कितना 0 डिग्री है क्या 0 डिग्री। ठीक है, अगर थीटा 0 है तो हम लोग क्या पढ़े थे वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी, बोलो -P, यही पढ़े थे ना -P। ये बताओ इसमें डायरेक्शन क्या है, ये है क्या, सॉरी डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन ये रहा, माइनस से प्लस की ओर। तब बताओ इनके बीच एंगल कितना 180, तब पोटेंशियल कितना पड़े थे P। तो बाकी सब में देखो इसमें 0 हो गया है, ठीक है, और इसमें निगेटिव में चला गया है और ये पॉजिटिव में है, तो यही मैक्सिमम होगा। और मिनिमम देखो क्या होगा, निगेटिव में गए हैं तो इसमें देखो कुछ निगेटिव मिला है, ये निगेटिव। तो निगेटिव में सबसे छोटा कौन होता है, जिसका मैग्नीट्यूड में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा। जैसे ऐसे में बात करूं, बताओ -2 -4 -6 कौन सबसे छोटा है -6 सबसे छोटा है। हमको क्या देखना होता है इसमें मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड में जो सबसे बड़ा होगा माइनस केस में वो सबसे छोटा होगा, और सबसे बड़ा कौन है इसमें -2। बचपन में नंबर सिस्टम पढ़े होगे नहीं, कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे डायग्राम गिवन रहेगा, आपको डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन खुद से आपको लेने आना चाहिए कि नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है।